नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है आईबीपीएस का कैलेंडर जनवरी में आ गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम बहुत श्योर शॉट हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो मई में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से एग्जाम पूछा जाता है, ताकि आपको अभी से आइडिया लग जाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्रेश बच्चे हैं वो तैयारी प्रॉपर कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स, बेसिक क्वालिफिकेशंस एक बार देख लेते हैं कि अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, आपकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। 3 लेवल का आपका यहां पे पैटर्न होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। आरआरबी पीओ आप दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू भी यहां पे देना पड़ेगा। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो जाएगा, आपका ये प्रॉपर चल जाएगा। प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक मैथ्स होता है। इसमें जो है वो इंग्लिश यहां पे नहीं होता है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स हो गए। टोटल आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, 40-40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, और 45 मिनट का टोटल आपको समय यहां पे दिया जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपको मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये पेपर है, ठीक है, तो आपको अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं तो मिनिमम 10 नंबर आपको रीजनिंग में जरूर लाना है, मिनिमम 12 नंबर आपको मैथ्स में जरूर लाना है। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया हो गया। और ओवरऑल अगर लेट सपोज आपका आरआरबी पीओ का पेपर है तो मिनिमम आपका 60 जो है वो ओवरऑल आना चाहिए। तो आपको कम से कम 10 रीजनिंग में जरूर लाना है, आपको कम से कम 12 मैथ्स में जरूर लाना है, और ओवरऑल आपका 60 होना चाहिए। इसको हम सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी कहा जाता है। ठीक है, मेंस में आपका रीजनिंग 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स भी आपका सेम ही पैटर्न होता है। इंग्लिश, अच्छा मेंस में आपको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन यहां पे दिया जाता है, मतलब आप चाहें तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं या आप हिंदी व्याकरण भी यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जीए भी आपका सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और लास्ट में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके आपके क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको यहां पे आनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम क्या होता है अगर आप एक आरआरबी पीओ में जाते हैं एज अ जो है वो स्केल 1 ऑफिसर में, तो आपको सबसे पहले कॉर्नर्स, इंक्वायरी, विड्रॉल वगैरह ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू अकाउंट्स, कैश कलेक्शंस, बैंक स्टेटमेंट इशू करना, मेल्स की डिलीवरी करना या मेल्स को हैंडल करना, अपार्ट फ्रॉम दिस चेक को वेरीफाई करना, डीडी बनाना, ये सारी चीजें एक पीओ की बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मार्केटिंग, जो भी आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो भी लोन्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको बैंक के बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं 2023 का पैटर्न देखूं, जहां पे हमने देखा कि मैथ और रीजनिंग के सवाल कितने लेवल के थे और कितने मार्क्स आपके जो है वो एवरेज पूछे गए थे, आप यहां देख सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो डीआई का लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन लगभग 15 क्वेश्चन से यहां पे पूछे गए हैं। नंबर सीरीज जो कि मिसिंग पैटर्न की थी, इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अर्थमेटिक के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ओवरऑल आपके 40 क्वेश्चंस यहां पे बने हैं, जो कि एक एवरेज एनालिसिस मैंने आपको दी है कि हाँ भाई, एवरेज ये पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 15 से 19 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको जो है वो आरआरबी पीओ के पेपर में देखने को मिला था। सिलॉक के 3 से 5 क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ के पेपर में मिला था। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 से 8 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, और टोटल 40 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको रीजनिंग के पैटर्न में यहां पे देखने को मिला था। तो ये आपका पैटर्न रीजनिंग का हो गया 2023 का। ठीक है, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखिए सिलेबस आपका क्या है एक बार आप समझ लीजिए। 10th लेवल की आपकी मैथ्स आती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग क्या कहते हैं, अलग अलग हो सकती है। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, देखो स्पीड मैथ्स अलग हो गया, डीआई अलग हो गया, देन अर्थमेटिक अलग हो गया। ये आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्पीड देते हैं, राइट। ठीक है, तो स्पीड के लिए आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना आवश्यक होता है। डीआई के अलग अलग पैटर्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे टेबुलर डीआई, बार ग्राफ,
क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैस्टलेट डीआई, ये सारे पैटर्न आपके आ गए। मिसलेनियस आपका वही 10th वाला सिलेबस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, इसके अलावा मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपका कंप्लीट जो है वो प्रीलिम्स का पैटर्न हो गया। मेंस का भी पैटर्न आपका सेम होता है, बस थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां पे बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं सिंपल देखूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नए पैटर्न की, नंबर सीरीज नए पैटर्न का, देन डीआई का चाहे ग्राफ बेस्ड डीआई हो, मिक्स डीआई हो, मिसिंग डीआई हो, लॉजिकल डीआई हो, ये सब नए पैटर्न की आपसे पूछी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थमेटिक में डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, ये सारे पैटर्न आपके मैथ्स के यहां पे मिलते हैं आपको आरआरबी पीओ में। ठीक है, रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में बेसिकली हमने दो पार्ट में इसको जो है वो कवर किया है। एक सिटिंग पजल का पार्ट हो गया, दूसरा जो है मिसलेनियस पैटर्न का पार्ट हो गया। सिटिंग पजल हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि पिछले 3-4 सालों के एग्जाम्स में जो जो सिटिंग और पजल का वेटेज रहा है वो मोर देन 50% तक का वेटेज हो गया है। मतलब अगर आपका 40 नंबर का पेपर है प्रीलिम्स का, तो कम से कम 20 से 25 नंबर का हम सिटिंग और पजल का पैटर्न देख रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना काफी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपका लीनियर हो गया, डुअल रो हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, शेड्यूल में आपका डे मंथ ईयर हो गया, देन टेबुलर पजल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स बेस्ड पजल है, अनसर्टेन पजल है। ये पजल्स के फॉर्मेट आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो मेरा नाम अर्पित है, मैं रीजनिंग का टीचर हूं और मैं आपकी रीजनिंग को आसान करता हूं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ताकि आपके रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे आप? टेलीग्राम पे सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें रेगुलर बेस पे नए लेवल का कंटेंट, डाउट्स, क्विज के सेशंस, क्लासेस की लिंक, क्लास की पीडीएफ, आपके डाउट्स, जितनी भी चीजें, मतलब रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये टेलीग्राम चैनल है। तो आप अर्पित सर रीजनिंग में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा फॉर फर्दर रीजनिंग अपडेट्स। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपका मिसलेनियस का चैप्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आप देख सकते हैं यहां पे कि मेंस में आपको क्या क्या मिल रहा है। मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कोडेड फॉर्मेट पूरा मेंस में पूछा जाता है, चाहे कोडेड ब्लड हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड सिलॉग हो गया। लॉजिकल रीजनिंग पूरा आपका मेंस में आता है, चाहे मैं अजम्पशन की बात करूं, आर्ग्यूमेंट की बात करूं, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। तो ये सब कुछ आपको मेंस में जो है वो प्रॉपर मिलता है। ठीक है, ओके। अब दिमाग में एक ये सवाल आता है कि सर क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? देखिए, ये इवेल्युएट आपको करना है, ये मैं आपसे नहीं बताऊंगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन आप ये समझिए कि आप जो है वो किस क्राइटेरिया में आते हैं। अपने आप को एक बार क्या कहते हैं, आप देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिगनर हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि भाई सिलेबस क्या है, कितना कवर करना है, कितना हमें छोड़ना है, कौन से प्लेटफॉर्म से चीजों को मुझे कवर करना है, क्या वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए पीडब्ल्यू होगा या कोई और प्लेटफॉर्म होगा, ये आपके दिमाग में अलग अलग चीजें चलती हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि रिसोर्सेस क्या, मतलब कौन से रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी, टॉपिक वाइज नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए आपको कैसे मिलेंगे, गाइडेंस और मेंटरशिप कैसे मिलेगी। और ये अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भाई गोल को अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो अपने आप को एक बार इवेल्युएट जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप लेट सपोज जो है वो लर्निंग ले रहे हैं, अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं वो आप देख लीजिए। आपका सिलेबस सबसे पहले सिस्टमैटिक कवर होता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान आपको मिलता है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहां पे प्रॉपर दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको प्रैक्टिस और रिवीजन का कंटेंट दिया जाता है, जिसमें आपको स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलती है, जिससे हायर चांसेस हैं कि आपका गोल जो है वो इजीली अचीव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर गाइडेंस लेके आप स्टडी कर सकते हैं, दोनों ही आपके ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अब फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ कैसे हम क्रैक करें, ये बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है, ठीक है, कि यार कौन सी ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी है जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो कुछ यहां पे टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता हो कि एग्जाम का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, जो कि हमने आपको बताया, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि हाँ भाई प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये 3 लेवल का पैटर्न हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। जब आपने ये देख लिया तो आपका अगला कर्तव्य ये है कि आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई पहले के सवाल किस तरह पूछे गए हैं, पहले का कट ऑफ जो है वो क्या रहा है, कट ऑफ का क्राइटेरिया किस तरह रहा है, मैं इसमें कैसे अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जो है वो स्टडी प्लान प्रॉपर बनाना होगा। देखिए स्टडी प्लान बहुत आवश्यक है। आप ये नहीं कर सकते कि आज आप आधे घंटे पढ़ेंगे, कल आप 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर आप आज पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आप कल 2 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा काम नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो तो सिस्टमैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको इसका फायदा यहां पे प्रॉपर जो है वो होगा। तो यस, आपकी जो है वो स्टडी प्लान बहुत मेच्योर लेवल पे होनी चाहिए। अगेन मैं कहूंगा, देखिए अगर आपको गाइडेंस की नीड है तो फिर आप, क्योंकि पीडब्ल्यू के स्पेशल बैचेस यहां पे चलते हैं, जिसमें हमने आईबीपीएस का भी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से जो भी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को फोकस करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने आईबीपीएस का बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो आप यहां पे इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी स्पीड को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आप रेगुलर बेस पे मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपनी स्पीड को जो है वो देखिए कि आप कितना बेटर वे में स्पीड जो है वो फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यस, स्पीड बहुत मैटर करती है और बिना स्पीड के आपका काम जो है वो नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वीक एरियाज पे आपको काम करना आवश्यक है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी कमियां पता चलती हैं। जब आपको अपनी कमियां पता चलती हैं तो यस, आप उस पर काम करते हैं, उसका फायदा भी आपको प्रॉपर मिलता है। रिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मॉक टेस्ट देना है, वीक एरियाज पे काम करना है, उस पर आपको थोड़ा जोर लगा के अपनी स्पीड को और अच्छा और जो है वो बेहतर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली मैथ और रीजनिंग। अगर आप सबसे पहला लेवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यस, आपको रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स और टिप्स का आइडिया नहीं है तो शायद आप स्पीड में अपना पेपर नहीं कर सकते हैं। तो चाहे आप मैथ्स के लिए मैं कहूं नंबर सीरीज या जो भी स्क्वायर टेबल्स हैं, क्यूब टेबल्स हैं, इन सबको आप याद करिए। रीजनिंग में आपको पजल का पैटर्न पता होना चाहिए कि आपको स्पीड में कैसे करना है। सिलॉग की वो ट्रिक कौन सी है, इनइक्वालिटी की ट्रिक कौन सी है जिसपे मतलब जिससे आप स्पीड में चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी स्पीड के बारे में पता चलता है। जितना आप अपनी स्पीड पे काम करते जाते हैं फायदा आपको उतना ज्यादा यहां पे मिलता जाता है। और एक्यूरेसी बोले तो अगर 10 क्वेश्चंस हैं, 7 आपसे बन रहे हैं, तो 7 को ही टिक करिए, 10 के 10 को टिक करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और देखो ये चीज मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि आपको तैयारी करनी है, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा करनी होगी। भले आपको सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस का कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपको बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको यह भी देखना है कि भाई आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट इसका मैं आपको बताऊं, बहुत सही तरीका मैं आपको बताऊं। अगर आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप कोशिश करें कि डेली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मॉक देना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपको शाम को 6 बजे मॉक देना है, फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड किया है कि आपको शाम को 6 बजे जो है वो मॉक देना है, तो आप उस मॉक डेस्क पे 5:50 में ही जाके बैठ जाइए। 10 मिनट आपको केवल और केवल वेट करना है और उसके बाद आप एग्जैक्ट 6 बजे जो है वो अपना मॉक जो है वो देना आप स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है जिससे आप एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 घंटे पहले बैठना होता है, तो यहां मैं केवल आपसे 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे पैटर्न से स्टडी या मॉक देना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका फायदा आपके मेन एग्जाम में बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर करिएगा, ठीक है। ओके,
सेक्शन वाइज अगर मैं टिप्स की बात करूं कि भाई मैथ और रीजनिंग की टिप्स क्या है, तो मैं आपको रीजनिंग में सिंपल डायरेक्टली बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पजल और सेटिंग में प्रॉपर फोकस करना है, क्योंकि पजल और सेटिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिलहाल हो गया है रीजनिंग का। मोर देन 50% तक का वेटेज आपका आने लगा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिसलेनियस के 2 3 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको आपको स्पीड देंगे, जिसमें आपका सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्पीड देने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग हो गया। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा, कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, रेगुलर मॉक दे के अपने लेवल को आपको बूस्ट करना है। क्वांटिटी कंपैरिजन के सवालों को आपको जो है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे सवाल पहले हमने क्लरिकल लेवल में, चाहे एसबीआई क्लर्क हो या फिर आरआरबी क्लर्क हो, इन सब में हमने देखा है। तो हायर चांसेस हैं कि आपके आरआरबी पीओ में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद अगर मैं ये देखूं कि मॉक टेस्ट या मॉक की जो है वो भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए मॉक आपका सेकंड टीचर है। एज अ टीचर हमने आपको रीजनिंग पढ़ा दिया, रीजनिंग का पूरा बेसिक करवा दिया, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं देंगे शायद आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप सही कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को हमेशा सेकंड टीचर बोला गया है। इसकी जितनी आप वैल्यू कर सकते हैं जरूर करिए, क्योंकि इसका फायदा डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में होता है। मतलब मैं सिंपल एक तरीका अगर बताऊं कि मॉक टेस्ट देने का सबसे बेटर अप्रोच क्या है, तो आप सिंपल क्या करिए, आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप कोशिश करें वीक में एक मॉक दें। अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो कोशिश करें आप ऑल्टरनेट डेज में मॉक दें। और अगर एग्जाम में 20 दिन, एक महीना बचा हुआ है, फिर आपको डेली एक मॉक देना चाहिए। एनी हाउ आपको एक मॉक डेली देना चाहिए। इसका फायदा डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में ही होगा, तो यह चीज आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और इसकी सबसे सिंपल एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। आपने मॉक टेस्ट दिया, अपनी परफॉर्मेंस को देखा, परफॉर्मेंस में वीक एरियाज आपको समझ में आए, उस वीक एरियाज पे आपने काम किया, वापस से आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी, और वापस से आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। इस साइकिल को आप जितना चलाते जाएंगे, एट द एंड आपकी इंप्रूवमेंट 200% बनती जाएगी। क्या करेंगे हम, मॉक देंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, वीक एरियाज देखेंगे, वीक एरियाज के क्वेश्चंस देखेंगे, उस पर काम करेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे, और वापस से मॉक देना स्टार्ट करेंगे। इसका डायरेक्ट फायदा आपको आपकी स्पीड में जो है वो प्रॉपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल मैं यही कहूंगा कि आपको एनालिसिस जो है वो प्रॉपर करना है। अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में एक एक्यूरेसी का कॉलम होता है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट खत्म करेंगे तो एक एक्यूरेसी का कॉलम आपको वहां मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 90 से ज्यादा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं परसेंटाइल, अगर वो परसेंटाइल 90 से ज्यादा है, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए और बेटर उसको करने की कोशिश करिए। 90 से 70 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल है या एक्यूरेसी है, तो भाई साहब आपको एक एवरेज परफॉर्मर माना जाएगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, डाउट आप पूछिए, कोर्सेज को आप ज्वाइन करिए, एक्सपर्ट से आप पूछिए, और अपने कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम जो है वो क्लियर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपका जो परसेंटेज है, अगर वो 70 से कम है, फिर तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की आवश्यकता होगी। और 70 से कम अगर परसेंटाइल है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा अनुशासित होके पढ़ना पड़ेगा, जिसका फायदा आपको आपके एग्जाम में जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्पीड की वैल्यू क्यों होती है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत आवश्यक है आपके ऑनलाइन पेपर के लिए। मैथ और रीजनिंग आप जानते हैं 80 क्वेश्चंस हो गए, यानी आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं 45 मिनट में, यानी 80 क्वेश्चन आपको करने हैं 2700 सेकंड में, यानी एक क्वेश्चन आपको करना है 33 सेकंड में। आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको एवरेज 33 सेकंड का समय मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको केवल कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए इनफ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा, तो जाके आपको इसका फायदा डायरेक्टली यहां पे होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप हमारा वन स्टेप मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन जो कि हमारा पास है टेस्ट सीरीज का, आप उसको अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको हम सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं, ओवरऑल टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, जहां पे आप अपने लेवल को एक स्टेप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फायदा यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, वीक वाइज आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए मैंने यहां पे वीक वाइज एक प्लानिंग बनाई है, जो कि मैंने यहां पे बनाई है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं या इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट आरआरबी पीओ है तो आप फर्स्ट वीक सिलॉग इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए रीजनिंग में, और पजल की बेसिक आप प्रैक्टिस करते रहें, जो कि आप मेरे 10 बजे वाले सेशन या 12 बजे वाले सेशन से भी आप रेगुलर कर सकते हैं पजल की प्रैक्टिस। मैथ्स में आप टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, वैदिक मैथ्स, इनका तरीका आप पहले वीक सीख सकते हैं। सेकंड वीक आपको डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग एंड वंस अगेन पजल की आप प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज की आप प्रैक्टिस करते रहें। थर्ड वीक आपको पजल की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स में आपको टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन की आप प्रैक्टिस यहां पे करते जाइए, ठीक है। अगले वीक आप आएंगे, पजल की प्रैक्टिस आपकी अगेन चलती रहेगी। इनइक्वालिटी का एक बार कॉन्सेप्ट आपको और जो है वो रिवाइज कर लेना है। इस साइड आप आएंगे तो आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, है ना, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस यहां प्रॉपर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आप आएंगे, ब्लड रिलेशन के टॉपिक को उठा लीजिए, साथ में पजल की प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। इस साइड आप नंबर सीरीज, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस साइड आप कर लीजिए, पजल की प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक ले लीजिए, उसको आप एक बार उठा के खत्म कर दीजिए। इस साइड प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन आपका चलता रहेगा। इस साइड पजल की प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, साथ में बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स को भी आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है। और इधर आप जो है वो मिक्सचर एलिगेशन और टॉपिक की भी प्रैक्टिस करते जाएं। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, मैंने आपको ऐसे एक महीने का, 1.5 महीने का मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया कि आपको स्टडी कैसे करनी है। अब आप ये देख लो कि इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी तरफ से एक्स्ट्रा क्या ऐड हो सकता है जिससे आपकी तैयारी और बेटर वे में हो जाए। तो वो आपसे बेहतर शायद और कोई भी हमें नहीं बता सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप जरूर बना लीजिएगा, ओके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिलहाल बैंकिंग वाला पे 85% तक का स्पेशल ऑफर हमारे सारे कोर्सेज में चल रहा है, जिसमें हमने आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। आप आईबीपीएस के फाउंडेशन बैच में आरआरबी पीओ क्लर्क की पूरी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जो है वो ग्रैब कर लीजिएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि 11 तारीख यानी आज इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप इसको जरूर से जरूर प्रॉपर ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने यहाँ पे देखिए ये सर का एक नया सेशन आने वाला है। ये आईबीपीएस के वीक वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, राइट। दिशा का फाउंडेशन बैच है, सर का जो है वो इंग्लिश वाणी का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, अनुभव सर का, ठीक है। एसबीआई पीओ का भी फाउंडेशन बैच है। तो ये सारी चीजें हैं, पर आपको जो आरआरबी पीओ को फोकस करना है तो आप बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच अवेल कर सकते हैं। साथ में आप आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच भी यहां पे प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई क्वेरी होती है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।